आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी वीडियो आपके सामने पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेरणा से ही, वीडियो को देखने के वजह से ही वो संभव हो पाता है। समाज के सहयोग से ही कोई काम आगे बढ़ पाता है। आज आपके सामने बर्कले की विचारधारा को रखा जाएगा, जिसमें वो लाक के ज्ञान सिद्धांत में बहुत सारे दोष दिखा देते हैं, उसको काट देते हैं अपने तर्कों के ज़रिए, फिर वो अपना एक सिद्धांत देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि लॉक की विचारधारा क्या थी। तो पहले ये समझ लें कि लॉक से पहले जो है वो यूरोप में बुद्धिवाद की विचारधारा चल रही थी, जिसमें ज्ञान को जन्मजात बताया गया था। यानी ज्ञान की हमें जो प्राप्ति होती है वो जन्म से ही हो जाती है। बुद्धि के अंदर जन्म से ही ज्ञान रहता है, उसके बीज रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति, उसका प्रकटीकरण धीरे धीरे होने लगता है, जैसे कि एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये हमने देखा कि 3 प्रकार के विचारक हैं, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज, जो कि बुद्धिवादी विचारक हैं, जो बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति जन्मजात होती है। जन्म से ही हमको ज्ञान उपलब्ध रहता है, बाहर से प्राप्त नहीं होता है। अनुभवों के जरिए हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारी बुद्धि के अंदर पहले से ही, जन्म से ही मौजूद रहता है और हमको प्राप्त होने लगता है, उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है। तो ये बात रही कि बुद्धिवाद में बताया गया कि ज्ञान जन्मजात होता है। लेकिन अब प्रश्न उठेगा ना कि ज्ञान जन्मजात तो होता है, लेकिन वो आता कहाँ से है। जैसे हम पानी अगर तालाब से ले रहे हैं तो तालाब मूल स्रोत हो जाएगा, अगर नहर से ले रहे हैं तो नहर है, वो मूल स्रोत के रूप में स्थापित हो जाएगी नहर की सत्ता। कुएं से लेते हैं तो कुआं मूल स्रोत बन जाएगा। तो इसी तरीके से ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसका मूल स्रोत कहाँ है। तो बुद्धिवाद में बताया गया है कि इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति जो है वो ज्ञान का मूल स्रोत है, वहीं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी इंद्रिय अतीत है, इंद्रियां वहां नहीं जा सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि हम नहीं जान सकते कि ज्ञान कहां से आता है। बस सीधा सा अर्थ यही है, क्योंकि जब इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों की पहुंच से परे है वो स्थान, तो हम जान नहीं सकते। तो इस तरह हमने देखा कि बुद्धिवाद में ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो उसको इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति में बताया गया है। उसके कुछ नियम होते हैं जो विज्ञान या प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हीं विज्ञानों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ये स्वतः सिद्ध और निर्विकल्प होते हैं। यानी अपने आप सिद्ध होते हैं और निर्विकल्प होते हैं, बुद्धि के विकल्पों से परे होते हैं। और इन्हीं के वजह से, विज्ञानों के वजह से ज्ञान में सार्वभौमिकता होती है, एक जैसा ज्ञान का स्वरूप रहता है पूरी दुनिया में, और ज्ञान की प्रामाणिकता भी स्थापित होती है। लॉक इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात होती कि ज्ञान जन्मजात होता है तो फिर सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। विद्वानों के ज्ञान में, आम इंसान के ज्ञान में, मूर्खों के ज्ञान में, पागलों के ज्ञान में अंतर रहता है, सबका एक जैसा ज्ञान नहीं होता। ईश्वर के संबंध में भी तरह तरह के मतभेद दिखाई पड़ते हैं। तो इसका अर्थ यह कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता। अगर वो जन्मजात होता तो एक ही जैसा वो सबको उपलब्ध होना चाहिए, अगर वो बुद्धि में है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है, संवेदनों से होती है, स्वसंवेदनों से होती है, और हम इसे अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होता है। तो इस तरह से लॉक ने अपनी विचारधारा के आधार पर जन्मजात जो विचार था ज्ञान का, उसको खंडित कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और अपना ज्ञान का सिद्धांत दिया लॉक ने, जिसमें ये बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति संवेदन और स्वसंवेदन से होती है। संवेदन बाह्य पदार्थों से आते हैं और 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं हमारी, उनसे संवेदनों का ग्रहण होता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा में होती है। स्वसंवेदन अंतःकरण के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, यानी स्वसंवेदन अंदर से जुड़े हैं, अंदर की फीलिंग से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से लॉक भी बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञानों से ही होती है, लेकिन ये विज्ञान कोई इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि अनुभवों से प्राप्त होते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन से बनते हैं। तब विज्ञान की उत्पत्ति होती है आत्मा में और फिर ज्ञान का निर्माण होता है। तो इस तरह से लॉक ने ये बताया कि संवेदन और स्वसंवेदन ही हैं जिनके माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा में होती है, और यही संवेदन और स्वसंवेदन विज्ञान के रूप में बदल जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया ज्ञान का, जिसमें कि हमें ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। आत्मा में कोई ज्ञान पहले से नहीं रहता है। आत्मा कोरे कागज़ की तरह होती है, उसमें हमें अपने प्रयास से ज्ञान रूपी अक्षर लिखना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है संसार में रहते हुए, तब जाकर के हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, लगेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें ज्ञान भी नहीं मिलेगा और फिर उसका लाभ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बताते हैं लॉक।
यानी हमारे प्रयासों से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है और संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से होती है। और यही संवेदन स्वसंवेदन विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यही विज्ञान आत्मा में प्रकट होते हैं तो ज्ञान का निर्माण होता है। यह है लॉग का ज्ञान का सिद्धांत। तो ये हमने देख लिया। अब हम आएंगे कि अब वो जो बताते हैं लॉग की विज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो फिर विज्ञान के भेद कर देते हैं। वो बताते हैं कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि संवेदन और स्वसंवेदन से ही विज्ञान बनते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं विज्ञान, एक सरल विज्ञान है और दूसरे हैं मिश्र विज्ञान। अब सरल विज्ञान क्योंकि आत्मा में ही आएंगे, तो सरल विज्ञान कैसे इनका ग्रहण कैसे होता है? तो सरल विज्ञान जो होते हैं वो सीधे आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं, या तो वो संवेदन से आएंगे या स्वसंवेदन से, या दोनों के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। क्योंकि पहले तो प्रवेश की बात आएगी ना, कि आत्मा में आते कहाँ से हैं। संवेदन और स्वसंवेदन विज्ञान कहलाते हैं, इन्हीं से विज्ञान का निर्माण होता है। तो ये विज्ञान आत्मा में पहुंचते कैसे हैं, तभी तो ज्ञान में बदलेंगे। तो वो कैसे आत्मा में आते हैं? तो बताया जा रहा है कि जो सरल विज्ञान होते हैं वो या तो संवेदन से सीधे इंद्रियों के माध्यम से, या स्वसंवेदन से, या संवेदन और स्वसंवेदन दोनों को मिला करके उनकी शक्ति से आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर ज्ञान का निर्माण होता है। और जो मिश्र विज्ञान होते हैं, आत्मा सरल विज्ञानों को निष्क्रिय होकर के ग्रहण करती है, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ता आत्मा को। सरल विज्ञान सीधे आत्मा में बस प्रविष्ट हो जाते हैं। बस अंतर केवल इतना है कि या तो ये आत्मा में संवेदन से आएंगे या स्वसंवेदन से आएंगे, या संवेदन और स्वसंवेदन दोनों के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करेंगे। आत्मा को कुछ नहीं करना पड़ता, आत्मा सीधे इनको रिसीव कर लेती है और ये ज्ञान के रूप में आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। अब रही बात मिश्र विज्ञानों की, तो मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों के माध्यम से ही बनते हैं। जैसे एक टोकरी में अलग अलग प्रकार के फल रख दिए जाएं तो एक मिश्रित रूप फलों का हमको दिखाई पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के सरल विज्ञानों से मिश्र विज्ञानों का निर्माण आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मिश्र विज्ञान आत्मा की गतिशीलता की वजह से निर्मित होते हैं। आत्मा को काम करना पड़ता है, तब जाके वो मिश्र विज्ञानों को बनाती है। तो ये हमने देख लिया। अब फिर आगे ये बता रहे हैं कि जो सरल विज्ञान होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार ये है कि जो एक इंद्रिय के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि बाहर से संवेदन के रूप में आ रहे हैं सरल विज्ञान, तो कैसे आत्मा में आएंगे? तो बताया जाए कि एक इंद्रियों के माध्यम से भी आते हैं। जैसे हम पहाड़ को देख रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं उसका रूप, तो ये जो रूप का विज्ञान है ये सरल विज्ञान है। आंख के माध्यम से जो एक अकेली इंद्रिय है, किसी और इंद्रिय का योगदान नहीं है देखने में, नाक का योगदान नहीं है, तो आंख के माध्यम से यानी एक इंद्रिय के सहायता से आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। हम सूंघ रहे हैं तो नाक की सहायता से आ रहे हैं सरल विज्ञान। तो इस तरह से चार प्रकार के सरल विज्ञान होते हैं। तो पहला प्रकार वो है जिसमें एक इंद्रिय की सहायता से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि जो एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में आते हैं, जैसे गति है, विस्तार है, आकार है, ये सारी चीज़ें एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। एक वो सरल विज्ञान है जो अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, जैसे कि विश्वास है, संदेह है, स्मृति है, ये सारी बातें हैं। और दूसरे अंतिम सरल विज्ञान, चौथा वो सरल विज्ञान है जो संवेदन और स्वसंवेदन दोनों की सहायता से आत्मा में उनका प्रवेश होता है। जैसे सुख दुख है, अब दुख की जो स्थिति है तो बाहर कोई दृश्य होता है, हम देख रहे होते हैं संवेदन के माध्यम से, और अंदर से फील भी करते हैं, तो दोनों की मदद से ही दुख और सुख पैदा होता है। तो ये हमने देखा चार प्रकार के सरल विज्ञान होते हैं। मिश्र विज्ञानों की बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है पर्याय और दूसरा है द्रव्य और तीसरा है संबंध। फिर ये जो पर्याय होते हैं इनकी 6 प्रकार की, ये जो क्या कहते हैं मिश्र विज्ञान होते हैं, इनकी 6 प्रकार की अवस्थाएं भी बताई गई हैं। पहले धारण होता है, उसके बाद जब धारण किया जाएगा यानी पहले ग्रहण होगा फिर धारण होगा। मानी बात है, किसी चीज़ को हम पहले ग्रहण करेंगे, फिर उसको रोकेंगे, उसका रिटेंशन करेंगे, धारण करेंगे, फिर उसके बाद उनका हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पार्थक्य करेंगे, अलगाव करेंगे, फिर संतुलन करेंगे, फिर मिश्रण करेंगे, तब जाकर के सामान्यकरण या नामकरण यानी सामान्यकरण और नामकरण करेंगे। 6 अवस्थाएं हैं। और ये भी हमने देखा कि जो मिश्र विज्ञान होते हैं, सरल विज्ञान तो 4 प्रकार के होते हैं और जो मिश्र विज्ञान है वो 3 प्रकार के होते हैं। देख लिया, एक है पर्याय, द्रव्य और संबंध। तो पर्याय की बात जब करते हैं लॉग तो बताते हैं कि पर्याय वो मिश्र विज्ञान होते हैं जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता
नहीं होती है, जो अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं। और ये पर्याय दो प्रकार के होते हैं, सरल पर्याय और मिश्र पर्याय। जैसे काल है तो काल के माध्यम से महीना भी बनता है, दिन भी बनता है, तो ये सरल पर्याय है। लेकिन सौंदर्य जो है वो मिश्र पर्यायों के तहत आ जाता है। तो ये हमने देख लिया। फिर हम ये देखते हैं कि द्रव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ। ये तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, और पर्याय उनसे बनते हैं सरल विज्ञानों से जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, जो अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं। जबकि जो द्रव्य होते हैं वो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, और तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ। ये हमने देख लिया। संबंध की बात करें तो ये कल्पनाजन्य होते हैं। आत्मा सरल विज्ञानों के माध्यम से संबंध रूपी मिश्र विज्ञान का निर्माण कर लेती है। ये किसी वस्तु से संबंधित नहीं होते, ये अपनी आत्मा की कल्पना के वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। ये आत्मा के कल्पना के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मिश्र विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। अब आ रही है महत्वपूर्ण विचारधारा, जिसके आधार पर बर्कले ने लॉक के सिद्धांत को खंडित किया है। अगर इतनी भूमिका आपके सामने नहीं रखी जाती तो फिर वो जो भूमिका, यानी जो काटने का काम है, उसको खंडित करने का काम बर्कले ने किया है, वो बात समझ में नहीं आती। अब बता रहे हैं, यानी लॉक ये बताते हैं। अभी तक तो हमने ये समझ लिया। अब लॉक जो है वो बताएंगे कि जो द्रव्य होता है इसके बारे में वो थोड़ा सा बताते हैं कि द्रव्य क्या होता है। वो बताते हैं कि द्रव्य अज्ञेय होता है, यानी हम द्रव्य को नहीं जान सकते सीधे तौर पर। तो फिर हम कैसे द्रव्य को जानेंगे? तो बताते हैं द्रव्य को हम गुणों के माध्यम से जानेंगे। गुण क्या होते हैं? ये द्रव्य के धर्म होते हैं। जो जड़ पदार्थ बाहर का जो संसार है उसको हम सीधे नहीं देख सकते, सीधे नहीं जान सकते। तो हम कैसे जानेंगे उसको? गुणों के माध्यम से जानेंगे। गुण क्या होते हैं? वो धर्म हैं, क्वालिटी है द्रव्य की, उनसे कभी अलग नहीं होते। इन्हीं द्रव्यों के माध्यम से, यानी गुणों के द्वारा हमारी आत्मा में विज्ञान की उत्पत्ति संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से होती है। यानी द्रव्य के द्वारा, गुणों के माध्यम से हमारी आत्मा में ज्ञान का निर्माण किया जाता है संवेदन और स्वसंवेदन के जरिए। क्योंकि बाहर अगर एक पेड़ है तो हम पेड़ को तो जान नहीं सकते, तो पेड़ के अंदर जो क्वालिटी है उसी से हमारा संपर्क होगा। तो जो मूल गुण होता है, यानी गुण दो प्रकार के हो जाएंगे, एक मूल गुण हो जाएंगे, एक उपगुण हो जाएंगे। जो उपगुण होते हैं वो द्रव्य में, बाहर के जड़ पदार्थों में नहीं रहते हैं। मूल गुण जो होते हैं बाहर के पदार्थों में, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उसमें रहते हैं। तो हम अगर वृक्ष को देख रहे हैं तो मानी सी बात है कि हम सीधे वृक्ष को नहीं जान सकते। तो हमारा संपर्क किससे होगा? इंद्रियों का संपर्क किससे होगा? मूल गुणों से होगा, जो कि वृक्ष से आ रहा है। अब मूल गुण जो होते हैं हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, और यही प्रतिबिंब जो है विज्ञान के तौर पे हमारी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान का निर्माण होता है। तो ये हमने देख लिया कि सीधे तौर पर हम द्रव्य को नहीं जान सकते, हम द्रव्य का अनुमान करते हैं गुणों के माध्यम से। क्योंकि गुण शक्ति होते हैं, उसके लिए कोई शक्तिमान होना चाहिए, यानी वो अधिष्ठान उसका कोई ना कोई होना चाहिए जो गुणों को धारण करे, तो वो द्रव्य ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि लॉग जो हैं वो बाह्य अनुमेयवादी हो जाते हैं, बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से ज्ञान सिद्ध मानते हैं। यानी हम बाहर की चीज़ों को अनुमान के माध्यम से ही समझ सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर हम द्रव्य को नहीं जान सकते, हमारा संपर्क तो द्रव्य के अंदर रहने वाले मूल गुणों से होता है, और यही मूल गुण जो होते हैं हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, और यही प्रतिबिंब जो है हमारी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं विज्ञान के तौर पर, और फिर ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए लॉग बाह्य अनुमेयवादी होते हैं, बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं। यानी बाहर की वस्तुएं अनुमान जन्य होती हैं, अनुमान के माध्यम से हम उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीधे तौर पे उनको नहीं जान सकते, बाह्य प्रत्यक्षवाद का खंडन कर देते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय प्रतिबिंबवाद की विचारधारा दिखाई पड़ती है। यानी जो प्रत्यय है वो प्रतिबिंब के तौर पर मूल गुणों के माध्यम से जो प्रतिबिंब छोड़ा जाता है, उसी प्रतिबिंब, वही प्रतिबिंब विज्ञान के तौर पर हमारी आत्मा में ज्ञान के रूप में विकसित होता है। सीधे तौर पर हम किसी पदार्थ को नहीं जान सकते हैं, ये लॉग बताते हैं। अब आती है बर्कले की विचारधारा, जिसमें वो बताते हैं कि लॉग ने जो बात बताई है गुणों की और उपगुणों की, फिर आगे जाकर के लॉग बताते हैं कि जो ये मूल गुण होते हैं ये हमारी इंद्रियों में
अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं और साथ साथ में एक काम और करते हैं कि ये उपगुणों को भी पैदा कर देते हैं। और ये उपगुण जो होते हैं वो हमारी आत्मा के धर्म होते हैं। जैसे कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारी चीज़ें उपगुणों में आती हैं और ये उपगुण आत्मा के धर्म होते हैं, बाह्य वस्तुओं के धर्म नहीं होते हैं। तो मूल गुण और उपगुण की बात आती है। जो मूल गुण होते हैं वो तो द्रव्य से संबंधित होते हैं, लेकिन उपगुण आत्मा के धर्म होते हैं, बाह्य पदार्थों के धर्म नहीं होते हैं। ये बात लॉक ने बताई है। अब आती है मूल विचारधारा कि बर्कले लॉक की पूरी विचारधारा को जो इन्होंने बताई है उसको खंडित करने का प्रयास करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञान से होती है, विज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, संवेदन और स्वसंवेदन से होती है। कहाँ से होती है, संवेदन कहाँ से आते हैं, जड़ पदार्थों से आते हैं। जड़ पदार्थ को हम सीधे जान नहीं सकते, हम जानते हैं मूल गुणों को। ये मूल गुण जो है वो प्रतिबिंब के तौर पर हमारे अंदर एक इम्प्रेशंस यानी प्रतिबिंब छोड़ देते हैं और यही प्रतिबिंब विज्ञान के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं से ज्ञान का निर्माण होता है। तो बर्कले बताते हैं कि हम सीधे तौर पे तो मूल गुणों को भी नहीं जान सकते, क्योंकि मूल गुण जो होते हैं हमारी इंद्रियों में प्रतिबिंब अपना छोड़ते हैं। तो हमारा सीधे साक्षात संपर्क तो प्रतिबिंबों से हो रहा है ना। हम तो सीधे तौर पे मूल गुण को भी नहीं जानते, क्योंकि मूल गुण हमारी इंद्रियों में संवेदन यानी प्रतिबिंब छोड़ते हैं। तो हम किसको जानते हैं, हम तो प्रतिबिंब को जान रहे हैं। सीधे तौर पे तो हम मूल गुणों को भी नहीं जान रहे हैं। अगर हम मूल गुणों को बिंब मान ले तो हमारा जो ज्ञान है वो तो प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ है। हम तो दीवार की इमेज देख रहे हैं, बस उसके आधार पर हम दीवार की कल्पना करेंगे, यानी मूल गुणों की भी कल्पना करेंगे। और जबकि ये बात कही जा रही है कि मूल गुणों के आधार पर हम द्रव्य की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन बर्कले कहते हैं यहाँ तो अब बात ये आ रही कि हमको मूल गुणों की भी कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो प्रतिबिंब के तौर पर मूल गुणों के जो प्रतिबिंब हैं उससे हो रहा है। और फिर कहीं जाकर के हम प्रतिबिंबों के माध्यम से मूल गुणों का अनुमान करेंगे। द्रव्य की तो बात ही कहीं दूसरी है, द्रव्य की तो बात बहुत बाद में आएगी। अभी तो हम प्रतिबिंब जो जान रहे हैं उससे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं मूल गुणों का, क्योंकि हम सीधे तौर पे तो मूल गुण के प्रतिबिंब को जान रहे हैं ना। सीधे साक्षात संपर्क तो हमारा मूल गुणों से भी नहीं हो रहा है। इसी आधार पर बर्कले कहते हैं कि जो संवेदन है, जो स्वसंवेदन है, ये जड़ पदार्थ से संबंधित नहीं है। यानी गुण और उपगुण की जो विचारधारा है, यानी ये जो बात बताई जा रही है कि जो ये मूल गुण हैं और उपगुण हैं ये बाह्य पदार्थों से संबंधित नहीं हैं, ये आत्मा के धर्म हैं, ये आत्मा में पैदा होते हैं, ये जड़ पदार्थ से संबंधित होते ही नहीं है। जैसा कि लॉक ने बताया है कि जो मूल गुण होते हैं वो जड़ पदार्थ से संबंधित होते हैं, उनके धर्म होते हैं। वो बताते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर ये बात सोचें कि हमारा तो साक्षात संपर्क मूल गुणों से भी नहीं हो रहा है, सीधे संपर्क तो हमारा उनके प्रतिबिंबों से हो रहा है मूल गुणों के, तो हम तो मूल गुण को भी नहीं जान सकते। इसलिए वो बताते हैं कि मूल गुण और उपगुण इनका भेद भी वो समाप्त कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये आत्मा के धर्म होते हैं, आत्मा में प्रकट होते हैं। लेकिन विचार एक ये पेश किया जाता है कि चलिए मान लिया कि ये आत्मा के धर्म होते हैं, बाहर जड़ पदार्थों से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? अब जैसे मेज़ है, उसका विज्ञान आत्मा में कैसे पैदा हो गया, कहाँ से उसका संवेदन आया? तो बर्कले बताते हैं कि इसके लिए हमें परमात्मा को मानना पड़ेगा। कुछ संवेदन ऐसे होते हैं जो परमात्मा के द्वारा पैदा किए जाते हैं, यानी जड़ पदार्थों की कोई सत्ता बर्कले स्वीकार नहीं करते हैं, वो सिर्फ विज्ञानों की सत्ता मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे जाकर के वो अपना सिद्धांत देते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। उसी चीज़ की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव करता है और जिसका अनुभव किया जाता है। जिसका भी अनुभव किया जाएगा उसकी सत्ता होगी, और मानी बात है कि अनुभव करता होगा तभी किसी चीज़ का अनुभव किया जाएगा। तो सत्ता अनुभव मूलक है, वो सिद्धांत बर्कले देते हैं। वो बताते हैं कि जो संवेदन और स्वसंवेदन, जो संवेदन होते हैं और जो स्वसंवेदन, ये आत्मा के धर्म होते हैं, बाहर से नहीं आते। ये कुछ संवेदन ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा के द्वारा पैदा किया, जैसे हम सूरज देख रहे हैं, तो जो सूरज का कह सकते हैं कि संवेदन है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया है। ये सूरज जो है वो ठोस रूप में नहीं होता है। ये जैसे स्वप्न में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो स्वप्न में चीज़ें ठोस रूप में कहाँ होती हैं? वो तो एक इमेज होती है जो हम सो रहे होते हैं बेड पे और स्वप्न देख रहे होते हैं, और स्वप्न में सारी चलती फिरती चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। तो यही बर्कले बताते हैं कि जो ये मूल गुणों की बात की जा रही है और उपगुणों की, ये आत्मा के ही धर्म होते हैं। और कुछ ऐसे संवेदन होते हैं जो परमात्मा के द्वारा आत्मा में डाल दिए जाते हैं और उसका हमको ज्ञान हो जाता है, और कुछ ऐसे संवेदन होते हैं जिनकी उत्पत्ति आत्मा खुद कर लेती है। तो इस तरह से सत्ता अनुभव मूलक है, ये विचारधारा बर्कले अपनी प्रस्तुत करते हैं। यानी
जो बात लॉक ने बताई थी कि हम सीधे मूल गुणों के माध्यम से द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं, तो बताते हैं कि हम तो मूल गुणों को सीधे तौर पर जान भी नहीं सकते, हम तो मूल गुणों के प्रतिबिंब को जानते हैं। उस आधार पर तो हम सिर्फ कल्पना करेंगे तो मूल गुणों की करेंगे, द्रव्य की कल्पना तो बहुत बाद की बात आएगी। हम सीधे तौर पे मूल गुणों को भी नहीं जान सकते, इसीलिए वो काट देते हैं कि जो मूल गुण उपगुण हैं ये बाह्य पदार्थों से संबंधित नहीं है, आत्मा के धर्म है, आत्मा में रहते हैं। तो जो प्रश्न उठता है कि मेज का विज्ञान भी कहाँ से आएगा, पर्वत का विज्ञान है वो कैसे पैदा होगा, बाहर की सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, वो ठोस रूप में जैसा हम समझते हैं उसका विज्ञान कहाँ से आएगा, वो बता दें वो परमात्मा के द्वारा आत्मा में डाला जाता है। सारी चीज़ें चेतना से जुड़ी हुई हैं, विज्ञानों से जुड़ी हुई हैं, ठोस रूप में नहीं है, इसलिए वो सत्ता अनुभव मूलक है, ये अपना सिद्धांत देते हैं। तो यहीं पर ये विचारधारा जो है इसे मतलब वीडियो को अब यहीं पे क्लोज किया जाएगा। तो इस समझ में बात आ गई होगी कि बर्कले ने अपना जो सिद्धांत दिया है तो उसमें लॉक की विचारधारा को काट करके सत्ता को अनुभव मूलक बता दिया है और फिर अपना एक सिद्धांत दिया है, और फिर किसी वीडियो में आपके सामने सत्ता अनुभव मूलक का जो विचार है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।